किसी वर्ग के साथ इनजस्टिस होता है, उनको जस्टिस दिलाने के लिए कोई कानून आया है, तो आप उस कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आपको फंसाया जाएगा। अरे आपको फंसाया जाना चाहिए। दलित आंदोलन एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में दो तस्वीरें बनती हैं। पहली वो जो सदियों से दबे हुए लोगों के संघर्ष की कहानी है, जो बराबरी के लिए लड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आज की राजनीति, जहां ये आंदोलन नारेबाजी, गुस्से और बस वोट बैंक तक लिमिटेड दिखता है। आज जब हम दलित आंदोलन को देखते हैं तो एक अजीब सा डिस्कनेक्ट लगता है। जमीन पर अभी भी दलितों के खिलाफ हिंसा, भेदभाव और फाइनेंशियल इम्बैलेंस जो है वो सब कुछ मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ आंदोलन की जो भाषा थी, उसका जो चेहरा था, वो बदल गया है। अब यह सिर्फ अधिकारों की मांग नहीं करता, बल्कि कई बार ऐसा लगता है कि यह सिर्फ विरोध की राजनीति में बदलकर रह गया है, जहां मुद्दे कम और गुस्सा ज्यादा है। और यहीं से सबसे अनकंफर्टेबल सवाल उठता है कि क्या दलित आंदोलन अब बस अगड़ों के खिलाफ नैरेटिव बनता जा रहा है? अब यही सच है कि यह सवाल पूछना ही आज के माहौल में थोड़ा टैबू जैसा है। लेकिन अगर हम इसे नहीं पूछेंगे तो जवाब भी नहीं मिलेगा। और आप सोशल मीडिया खोलिएगा तो आपको ऐसे हजारों पोस्ट मिल जाएंगे जहां पूरा का पूरा नैरेटिव हम बनाम वो पर खड़ा है, जहां हर समस्या की जड़ एक ही वर्ग को बताया जाता है। और क्या ये वही आंदोलन है जो इक्वालिटी की बात करता था? तो चलिए आज इस लॉजिकल के एपिसोड में इसी लॉजिकल टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले दलित शब्द के बारे में बात करते हैं। दलित जो शब्द है वो संस्कृत के शब्द दल से निकला है, जिसका मतलब है दबा हुआ। सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने इसको यूज किया था। और सरल भाषा में कहे तो दलित आंदोलन उस व्यवस्था के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड विरोध था, जिसने जन्म के आधार पर इंसानों को ऊंचे और नीचे में बांट दिया था। यह सिर्फ सामाजिक आंदोलन नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल आंदोलन था, क्योंकि इसने पहली बार यह कहा था कि तुम्हारी जो स्थिति है वो तुम्हारी किस्मत नहीं है, बल्कि एक इम्पोज्ड स्ट्रक्चर है। ज्योतिबा फुले ने इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए एजुकेशन को हथियार बनाया। और उनका तर्क साफ था कि अगर ज्ञान एक ही वर्ग के पास मोनोपोली बनकर रहेगा तो समाज कभी बराबरी पर आ ही नहीं सकता है। बी.आर. अंबेडकर ने इसे और आगे बढ़ाते हुए कहा कि पॉलिटिकल पावर और लीगल सेफगार्ड के बिना समाज में परिवर्तन जो है वो संभव ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने संविधान में आरक्षण, समान अधिकार और भेदभाव के विरोध कानूनों को शामिल किया। यहां तक कहानी साफ है कि एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ एक जस्टिफाइड आंदोलन चल रहा था। पर आज भी कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म नहीं हुआ। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि दलितों के खिलाफ अपराध आज भी दर्ज होते हैं। कई गांवों में सामाजिक दूरी, मंदिर प्रवेश और यहां तक कि पानी के स्रोतों तक पहुंच में भी भेदभाव की घटनाएं दर्ज की जाती है। तो इसका साफ मतलब है कि आंदोलन का जो मूल कारण था वो अब भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। पर यह भी उतना ही सच है कि आज दलित समाज पूरी तरीके से पावरलेस तो है नहीं, जैसा कि पहले था। शिक्षा, नौकरी और राजनीति में भागीदारी बढ़ी है। आज संसद में, नौकरशाही में और मीडिया में दलित वॉइस मौजूद है। यानी इक्वेशन अब बदल चुका है। अब कुछ नहीं का कंपटीशन सब कुछ से नहीं है, अब कुछ बनाम अधिक है। मतलब अब ये सिर्फ अत्याचार वर्सेस विक्टिम की कहानी नहीं है, बल्कि एक इवॉल्विंग पावर डायनेमिक्स है। राम मनोहर लोहिया ने एक बार कहा था कि समानता सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक भी होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि समाज को जोड़कर चलना होगा, तोड़कर नहीं। इसी तरह कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की बात की, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य क्लासलेस सोसाइटी का था, ना कि एक नया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना। अगर संघर्ष ही जो है वही स्थायी हो जाएगा तो वो समाधान नहीं, समस्या बन जाएगा। आज का दलित आंदोलन दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है। एक हिस्सा अभी भी अंबेडकर के रास्ते पर चलता है, जो एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड की बातें करता है। पर कहीं ना कहीं एक दूसरा हिस्सा भी मौजूद है जो अधिक रिएक्टिव है, जहां फोकस ज्यादा आउटरीच और आइडेंटिटी पर है। अब इसका एक बड़ा कारण मुझे जो है मंडल राजनीति लगती है, क्योंकि मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय राजनीति में कास्ट एक सेंट्रल फैक्टर बन गई। इससे भागीदारी तो बढ़ी, जो कि जरूरी थी, पर इसके साथ ही कास्ट एक पॉलिटिकल करेंसी बन गई। अब इसका लॉजिक समझना जरूरी है कि जब कोई समूह हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड होता है
तो उसे एम्पावरमेंट के लिए पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की जरूरत होती है। लेकिन जब वही मोबिलाइजेशन लंबे समय तक चलता रहता है तो वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है और फिर शायद से उसका उद्देश्य जो है वो बदल सकता है। अब फोकस जस्टिस से शिफ्ट होकर पावर पर आ जाता है और ये वही पॉइंट होता है जो मूवमेंट और पॉलिटिक्स के बीच की बाउंड्री जो है उसको ब्लर कर देता है। तो अब आज का लॉजिकल वाला सवाल है कि क्या दलित आंदोलन आज सिर्फ अगड़ों के खिलाफ राजनीति बनकर रह गया है? इस सवाल का जवाब सीधा हां या ना में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि लॉजिक यही कहता है कि अगर आंदोलन अपने ओपोनेंट को डिफाइन करता है, दलित आंदोलन के लिए वो ओपोनेंट हिस्टोरिकली जो है वो अपर कास्ट डोमिनेंस रहा है, लेकिन अगेंस्ट देम का नैरेटिव स्वाभाविक है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये नैरेटिव जनरलाइज कर दिया जाता है, हर आदमी को उसकी जाति के आधार पर जज किया जाने लगता है। तो यहां भी एक अंतर जरूरी है। अंबेडकर ने सिस्टम को चैलेंज किया था, इंडिविजुअल को नहीं। उन्होंने ब्राह्मणवाद की आलोचना की थी, ब्राह्मणों की नहीं। लेकिन आज कई बार ये अंतर कहीं ना कहीं खो जाता है और जब ऐसा होता है तो आंदोलन जो है वो मोरल हाई ग्राउंड को खो देता है। और इससे एक सीधा कारण है अटेंशन इकोनॉमी। मतलब आज जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम है वही सबसे ज्यादा विजिबल है, क्योंकि मॉडरेट वॉइस जो है वो कहीं ना कहीं दब जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा आंदोलन ही एक्सट्रीम हो गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसका सबसे लाउड हिस्सा जो है वो एक्सट्रीम हो गया है। और यही असली फर्क है आंदोलन और राजनीति में, क्योंकि आंदोलन का उद्देश्य होता है सिस्टम को बदल देना, राजनीति का उद्देश्य होता है सिस्टम के अंदर पावर पाना। पर जब आंदोलन राजनीति का ही रूप बन जाता है तो वो अपने उद्देश्य से कहीं ना कहीं दूर होता चला जाता है और कहीं ना कहीं ये होता दिख रहा है। और हम कह सकते हैं कि दलित आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसका इतिहास नहीं था, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी कि उसने इस देश को आईना दिखाने की हिम्मत की थी। पर आज वही आईना अगर सिर्फ दूसरों की तरफ घुमा दिया जाएगा और खुद को देखना बंद हो जाएगा तो उसकी जो ताकत थी वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। और ये तो हर आंदोलन के साथ होता ही है कि वो एक वक्त ऐसे रास्ते पर आके खड़ा होता है जहां से दो रास्ते जाते हैं। या तो वो अपने मकसद को लेकर और साफ होता है या फिर अपने ही नारों में उलझकर धीरे धीरे खो जाता है। और दलित आंदोलन आज उसी मोड़ पर खड़ा है। और सवाल ये नहीं है कि उसके साथ अन्याय हुआ या नहीं, क्योंकि वो तो हुआ ही है और इतिहास उसका गवाह है। सवाल ये है कि आज वो उस अन्याय का जवाब किस तरह से दे रहा है, निर्माण से या सिर्फ विरोध करने से। क्योंकि अगर लड़ाई सिर्फ किसके खिलाफ रह जाएगी और किसके लिए वाला सेक्शन जो है वो गायब हो जाएगा तो वो आंदोलन नहीं रहता है, वो सिर्फ रिएक्शन बनकर रह जाता है। और रिएक्शन कभी इतिहास नहीं बदलते, वो सिर्फ शोर पैदा करते हैं। अब आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।